जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है, पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ओम का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ओम का नियम है क्या। तो सबसे पहले हम समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये चालक तार है, ठीक। तो इस चालक तार में कितने सिरे होंगे, एक पहला सिरा ये है और ये दूसरा सिरा ये है, ठीक। तो जब किसी चालक तार से इस चालक तार से विधारा प्रवाहित होगी, तो ये पहला सिरा और दूसरे सिरा के बीच जो विभवांतर होगी, ये पहला सिरा हो गया और दूसरे सिरे के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगी, वो विभवांतर समानुपाती होता है आई के, अर्थात धारा के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है ओम का नियम का, कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है, तो उन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर समानुपाती होता है धारा, विद्युत धारा का, उसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं, अर्थात भी समानुपाती आई का, जहाँ आर बराबर भी आई होता है। ये याद रखना, आर बराबर भी आई, जहाँ आर प्रतिरोध है, भी वोल्ट है, और आर जो है प्रतिरोध है। तो यहाँ पे यही बोला जाएगा कि जब किसी चालक तार से विधारा प्रवाहित होगी, तो उन दोनों सिरों के बीच, चालक तार के दोनों सिरों के बीच विधारा वोल्ट विभवांतर समानुपाती होता है धारा विधारा के, उसी को हम लोग ओम का नियम बोलते हैं। तो ओम का नियम दिया गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन होगा। जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ओम का नियम दिया गया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया था, आ गया होगा। और ओम का नियम जो होता है सतत होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 2023 के एग्जाम में ओम का नियम जो होता है सतत होता है, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि जॉर्ज साइमन ओम की, वो जॉर्ज साइमन ओम जिनके समान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है, किस देश से है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी देश के थे। कहाँ, जर्मनी के रहने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम, जो हमारे प्रसिद्ध ओम का नियम दे गए थे। तो राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे बताया गया है तीसरा नंबर कि ओम का नियम क्या बताता है। तो ओम का नियम क्या बताता है, तो देखिए यहाँ पे ओम का नियम जो बताता है भी समानुपाती आई का, अर्थात विभवांतर समानुपाती है विद्युतधारा का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आर बराबर यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर भी बटा आई। आर बराबर सूत्र क्या होता है, आर बराबर भी बटा आई। तो यहाँ पे निकाला जाएगा भी का यहाँ पे फार्मूला, तो भी बराबर हो जाएगा कितना, आर आई। भी बराबर आई आर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विधारा का समय आर बराबर सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो आर बराबर भी बटा आई। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो आर बराबर क्या होता है भी बटा आई। यहाँ पे आई का जब हम आर बराबर भी बटा आई, तो आई बराबर हम यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे भी बराबर, तो आर आई हो जाएगा आई आर। और जब हम यहाँ से आई के फार्मूला निकालेंगे यहाँ से, तो भी बटा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बटा आर। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। भी बटा आर आई का फार्मूला होता है, ओम का नियम यही बताता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चौथा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि ओम का नियम निम्न में से किसे परिभाषित करता है। तो ओम का नियम क्या किसे परिभाषित करता है, तो हम बताए थे कि विभवांतर समानुपाती होता है विधारा का। तो इसमें ओम का नियम किसे परिभाषित करेगा, तो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करेगा। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, धारा और वोल्टेज को ही परिभाषित करता है ओम का नियम। और ओम का नियम जो होता है सतत होता है, याद रखना। अब प्रतिरोध का इकाई मात्रक ही ओम होता है। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र से अभिक्रिया करती है। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है ठंडे जल से तीव्र से अभिक्रिया करती है। तो ठंडा जल है, मान लीजिए कि H2 है, ठीक, जल है यहाँ पे। और उसमें पूछा जा रहा है कि ठंडे जल से कौन सी धातु जो है तीव्र से अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जिंक धातु जो है ठंडे जल से तीव्र से अभिक्रिया करती है, और राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि धातु
अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनाता है? तो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या मुक्त करता है? तो जब कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, मान लिया जाए एक मैग्नीशियम धातु लेते हैं यहाँ पे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया इसको कराया जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यहाँ पे लवण और हाइड्रोजन गैस लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करने के बाद। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हम जस्ट बताएं कि यहाँ पे मैग्नीशियम धातु लिए थे, और मैग्नीशियम धातु के हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था। तो सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उसके बाद 8वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं रखे जाते हैं। तो मान लीजिए कि सोडियम का संकेत Na होता है और पोटेशियम का संकेत K होता है। आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े होंगे यहाँ पे, कि ट्रिक से पढ़े होंगे कि कालू ने कालू ने यहाँ पे फिर से बताते हैं, कालू ने नरेश कालू ने नरेश का, ऐसे ट्रिक है कुछ, हम मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे प्रकार की क्रियाशीलता श्रेणी को याद किया जाता है ट्रिक से, कि कालू ने नरेश को 10 kg काम दिया, ऐसे याद किया जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही अभिक्रियाशील होते जो रखे जाते हैं, तो वे मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखे जाते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम धातु क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी स्थान में पाए जाते हैं। जब इसे खुली स्थान में छोड़ दिया जाता है तो वायु से अभिक्रिया करके स्वतः ही जलने लगते हैं, जिसे विस्फोट होने की डर रहता है। तो इसी कारण से इसे इससे बचने के लिए ही इसे सोडियम को पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, याद रखना। उसके बाद है 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो जिंक धातु जो ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो निम्नलिखित में कौन सी धातु जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मैग्नीशियम धातु जो है शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? मान लीजिए एक यहाँ पे हम लेते हैं मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम धातु भी, मैग्नीशियम धातु लिए, तो जब हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम धात्विक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धातु का ऑक्साइड बनाता है। कौन? धातु का ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 12 नंबर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु बनाती है, तो धातु जो बनाती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है कहलाता है। तो धातु का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है क्या? तो कहलाता है आघात वर्धनीयता। क्या? आघात वर्धनीयता कहलाता है। ऑफ राइट ऑप्शन बी होगा, धातु को पीटकर उनके पतली चादर में बदलने की प्रक्रिया आघात वर्धनीयता कहलाता है।
15 नंबर क्वेश्चन है से देखिएगा है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो देखिए धातुओं को उनको खींचकर धातुओं को तार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तन्यता कहलाता है, लेकिन धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादर में बदलने की प्रक्रिया आघात वर्धनीयता कहलाता है। ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन धातु का गुण नहीं है। तो देखिए धातु कठोर भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं, लचीलापन भी होते हैं, लेकिन धातु जो होते हैं ऊष्मा की खराब चालकता नहीं करते हैं, ये ऊष्मा के अच्छे चालक माने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 17 नंबर पूछा जा रहा है कि टूटी हुई हड्डियों के संरक्षण हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डी है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में उपयोग किया जाता है, यह है जिप्सम। तो राइट ऑप्शन डी होगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाए जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहे जाते हैं। याद रखना। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इनकी हत्या महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या जो की थी वो नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। और महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र भारत का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का जनक कौन है। तो महात्मा गांधी जी स्वतंत्र भारत के जनक है और हरिजन पत्र के संस्थापक भी है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्र भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जी को। लेकिन आधुनिक भारत का जनक बोला जाएगा तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। याद रखना। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतली बाई था एवं उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इतना बात याद रखना महात्मा गांधी जी के बारे में। और महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी याद रखना। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो एमजी रनाडे थे। इतना बात याद रखना। दूसरा नंबर यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल की तुलना में औरंगजेब से की जाती है। तो किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड बेवेल को। लॉर्ड बेवेल की तुलना औरंगजेब से की जाती है। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 1885 में हुई थी एओ की अध्यक्षता में। तो सबसे पहले यह बात याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था नाम। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये भी याद रखना कि कहाँ हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास के तेजपाल के संस्कृत कॉलेज में गोकुल दास तेजपाल के संस्कृत कॉलेज में के मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक एवं हुमेन एंड एमन ओविटियन हुम था। इसका पूरा नाम था। एवं हुम का पूरा नाम क्या था। एमा एसन। याद रखना एवं का पूरा नाम है एसन और ऑटोवियन ऑटोबिन ह्यूम था जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहाँ का। स्टॉकहैंड का रहने वाला था। ये बात याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को एवं की अध्यक्षता में हुआ था इसका नामकरण किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इससे पहले उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ किसका नाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही नाम पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ।
याद रखना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन था। कौन? लॉर्ड डॉल्फिन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूपेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी थे। कब? तो 1885 में जब इसका स्थापना हुआ था, उस समय का प्रथम अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो यूरोपियन महिला थी। प्रथम यूरोपियन महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिल कहा जाता है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है, जो भारत की कोकिल कही जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एलन के ऑक्टेवियन हुम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो एलन के ऑक्टेवियन हुम के द्वारा किया गया था। और ओलेन के व्यक्ति होम के द्वारा किया गया था, जिसे ओहुम बोलते हैं। ये ओहुम की वो पूरा नाम है, एलन ऑक्टेवियन होम के द्वारा दिया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दीनास वाचिल भी शामिल है। इसके सहयोग थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग थे दादा भाई नौरोजी और दीनासा वाचा शामिल भी हैं। और पहला सत्र में 1850 चंदी से इसका आयोजित किया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। चौथा नंबर क्वेश्चन से देख लीजिएगा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि 19 जुलाई 1905 को, कब? 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। और 16 अक्टूबर 1905 की इसे लागू किया गया था। घोषणा किया गया था 21 जुलाई को, लेकिन 16 अक्टूबर को इसकी लागू कर दिया गया था पूरी तरह के बंगाल अब विभाजन हो चुका है। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया। जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, तो उस समय बंगाल जब विभाजन हुआ तो उसे नाम दिया गया था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था बंगाल विभाजन के बाद को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा है कि 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल को फिर से संगठित किया। तो देखिए बंगाल विभाजन तो हुआ था, लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया और 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द हुआ। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को इस शोक दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जब उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था, इसी कारण से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसी समय से रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, याद रखना। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा था। कौन?
अमार सोनार बंगाल लिखा था बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर, और उसी समय से रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। और वह उसी समय लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा था। यह गीत भी अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बंगाल। किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। 3 दिसंबर देखिएगा, 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। तो एग्जाम में पूछा जाता था क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के संबंध में एक नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? तो 3 दिसंबर 1903 को। और जनता के सामने का प्रस्ताव कब रखा गया? तो 19 जुलाई 1905 को। और समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा कब प्रकाशित हुई? बंगाल विभाजन का समाचार पत्रों में घोषणा कब प्रकाशित हुई? तो 20 जुलाई 1905 का। और उसके बाद 7 अगस्त 1905 को इसको विरोध प्रारंभ हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है। 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे AIML की शुरुआत 30 दिसंबर 1905 को 3 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसका मुद्रक नाम टाका, बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्ला खान के नियंत्रण में सम्मेलन में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में कराची के पाकिस्तान में बनाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ बनाया गया था? तो 1907 में कराची के पाकिस्तान में बनाया गया था। ये सब बातें याद रखना। इसका पहला अधिवेशन 1908 में पंजाब के अमिश में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहले सत्र या पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आगा खान ने की थी। तो जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा रेडियो सक्रियता, जो बहुत ही बारीकी से आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से वहाँ से 1 या 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में। तो वहाँ से आप लोग देखिएगा। मैं कल उसका वीडियो अपलोड करूँगा थ्योरी के साथ।